बेग साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक तो मैं जानना चाहूंगी आपसे, जो फील्ड मार्शल इस टाइम पे कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो SIFC के मैदान में हो, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, जिस तरीके से वो तेहरान में जाके पूरे के पूरे एज अ मीडिएटर हम जो है वो इस्लामाबाद अकॉर्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कमेंट करते हैं। और दूसरा, जो ताजिर बरादरी है वो अल्टीमेटम दे चुकी है हुकूमत को कि नए टैक्सेस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जिस हिसाब से फ्यूल की प्राइसेस आगे बढ़ रही हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिचुएशन हमारे सामने है, व्हाट डू यू थिंक क्या होने जा रहा है आइंदा आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया फिजा। ऐसा है कि फील्ड मार्शल साहब का ये सेकंड विजिट है ईरान का, और बेसिकली चीज़ों को पहले दिन से ही नॉर्मलाइज करने की पाकिस्तान की और हमारी जो गवर्नमेंट है और जो फील्ड मार्शल साहब है उनकी कोशिश थी कि ईरान और अमेरिका को रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करके इसका एक कोई पीसफुल सोल्यूशन निकाला जाए। नेचुरली जब इस्लामाबाद में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए, चीज़ें काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो गई थी, लेकिन सम रीज़न वो अकॉर्ड साइन नहीं हो सका और वो वाइस प्रेसिडेंट वापस चले गए। उसके बाद भी कोशिशें जारी रही। अब ये सेकंड विजिट है। बेसिकली इसकी कोशिश है कि पाकिस्तान भी और पूरी दुनिया इस जंग से अफेक्ट हुआ और हो रहा है, और इन दोनों को भी, ईरान को भी और अमेरिका को भी पता है कि इसका मिलिट्री सलूशन नहीं हो सकता, इसको आपने डिप्लोमेटिकली हल करना है, और उसके लिए पाकिस्तान जो एफर्ट्स कर रहा है वो पूरी दुनिया उसको रिकॉग्नाइज भी कर रही है। तो फाइनलाइज हो रही हैं चीज़ें। जहाँ तक डोमेस्टिक इश्यूज का तल्लुक है, नेचुरली बजट तो कभी भी अवाम के मुफाद में नहीं हुआ। गवर्नमेंट जो भी बजट बनाती है वो नेचुरली वो समझती है कि उसको अपने हदफ पूरे करने हैं, और उसके लिए IMF ने जो टारगेट्स दिए हैं, और IMF टारगेट इजी नहीं देता। हमारे यहाँ बहुत से इश्यूज हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं, आधी दुनिया टैक्स नहीं देती। अच्छा, जो टैक्स देते हैं उन पे आपने इतने हैवी टैक्सेस लगा दिए, उस वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है, उसकी वजह से बिजनेसमैन जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, और लगता यही है कि बिजनेस का कोई फ्यूचर, नियर फ्यूचर में कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। तो बजट तो आप बात ठीक कर रहे हैं। मैं मुझे एक चीज ये भी बीच में क्लियर कर दे, हुकूमत हर बार हर चीज IMF पे डाल देती है, हर वजीर खजाना आके भी और कहते हैं हम क्या करें, ऐसे पॉलिसीज हैं। और जब हमारे पास इकोनॉमिकल एक्सपर्ट आते हैं वो ये कहते हैं ऐसा नहीं है, IMF कोशिश करती है कि हमारे लिए कोई सिचुएशन बेहतर हो सके, वो इतने टैक्सेस नहीं लगाती। तो क्या जब आप लोगों की डिस्कशन होती है, आप लोग बैठते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, तो हुकूमत क्या इतनी बेबस नजर आती है कि हम IMF से हट के कुछ नहीं कर सकते और ये उन्हीं के कहने पे सब टैक्सेशन हो रही है? देखिए, बहुत से जो लोग हैं इस मुल्क में, वो इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। मैं और कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और वो इसीलिए ये जो वजीर खजाना है मौजूदा औरंगजेब साहब, इनसे थोड़ा सा लेके साथ डार साहब को दिया गया कि वो आने वाले बजट की कुछ तैयारी करें और वही इसमें कोई सोल्यूशन ढूंढे। IMF ने फिर मजीद कहा कि आपके शॉर्ट टारगेट्स जो हैं वो आप इतना टैक्सेस लगा के देखें। टैक्स लगाना जो है ना, वो आप और मैं भी लगा सकते हैं, उसकी रेशो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मतलब ये है कि आपने कोई सोल्यूशन निकालना है। इंतहाई काबिल एहतराम मोहसिन बेग साहब, 28वीं अमेंडमेंट आ रही है और फर्स्ट वीक ऑफ जून बजट आ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 28वीं तरमीम जो है वो बजट से पहले है या बजट के बाद है, और उसमें के खदोखाल जो हैं उसके बारे में हमें आगाह फरमाएं, क्योंकि आपके पास अंदर की खबर होती है किबला मोहसिन बेग साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो अभी तक ना तो ड्राफ्ट कोई टेबल पे आया, ना ही किसी से इन्होंने सलाह मशवरा शुरू किया। जो अपनी इत्तेहादी जमातें पार्लियामान में गवर्नमेंट के साथ हैं, तो लिहाजा उसको कबल अज़ वक्त होगा कि मैं कुछ कहूं कि उसमें क्या कुछ तरमीम में लाया जा रहा है। लेकिन जो ओवरऑल जो सिनेरियो समझ में आता है कि वो 28वीं तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, उसमें INFC अवार्ड, उसमें जो बजट में एलोकेशन है NFC अवार्ड की, जब सूबों को पैसे चले जाते हैं विच इज़ 57 to 58%, तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास जो जितने भी जो लोन पेमेंट है उसके लिए पैसे नहीं रहते, और वो बारो करती रहती है, और हमारा जो
जीडीपी जो रेशो है वो भी जो है इस हिसाब से गिरा है कि कोई डेवलपमेंट काम नहीं होता, लेकिन सूबों के पास पैसे। और आप मजे की बात देखिए कि फेडरल गवर्नमेंट गाय बगाए सूबों से वापस भी उधार लेती है। ये तो गवर्नमेंट ने अपनी आसानी की बातें सोच रही ना सर। हम तो आपसे ये जानना चाहेंगे हमारी आसानी के लिए क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपसे पहले आईएमएफ का पूछा और आपने बताया कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि रिलेटेड है और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सिचुएशन को जो है वो छुपा लेते हैं, अंडरमाइन कर लेते हैं। इन योर ऑनेस्ट ओपिनियन अभी आपको क्या नजर आ रहा है कि कितने टैक्सेस या कितनी चीजें जो है वो आवाम पर आने जा रही हैं और जो मिनिमम वेज है हमारा क्या बढ़ेगा या यहीं पर फिक्स रहेगा? और वैसे इसहाकडार को अगर ये वजीर खजाना की जिम्मेदारी दी जाए तो आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन में आपको क्या लगता है कि औरंगजेब से हट के वो कितना बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे? देखिए, एक तो गलतफहमी आप दूर कर दें कि अवाम के लिए हुक्मरान सोचते हैं। हमारे यहाँ जो एलीट क्लास है जो पार्लियामान में मौजूद होती हैं वो उसमें मेजॉरिटी लोग टैक्स नहीं देते, वो टैक्स से इस्तिस्ना भी ले लेते हैं। बहुत से लोग लैंडलॉर्ड एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, जीरो टैक्स है। तो रह दे के सैलरी क्लास बिजनेसमैन और ज़्यादा टैक्स उन्हीं से वसूल किया जाता है। लिहाजा इसमें कोई रिलीफ मेरी नज़र में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को रिलीफ देने के उसमें हैसियत ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। आपको फंडामेंटल चेंजेस लानी पड़ेंगी इस मुल्क में जिससे ये मुल्क आगे भी चले और आपका टैक्स नेट है वो बढ़े, ना कि टैक्स बढ़ाई जाए आप और जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं की जान निकाल दें। दूसरी बात आ जाती है इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, ही नोज के IMF से डील कैसे करना है। औरंगजेब साहब जो IMF कहता है वो लागू करवा देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। इसीलिए आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, आपका बिजनेस ठप हो गया, आपका कारोबार जीरो पे आ गया। और ये वो चीज है, अगर ये कंटिन्यू करती है तो आपका मुल्क इकोनॉमी वाइज क्लैप्स कर जाएगा और फिर किसी से संभलना नहीं। तो ऐसी सूरत में डार साहब आई थिंक ही कैन परफॉर्म बेटर देन औरंगजेब। सर ये भी तो खबरें आ रही है ना कि हो सकता है कि इत्तेहादी जमातों से भी कोई मोहसिन बेग साहब, आप यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बजट के बाद आपको मुमकिना तौर पर वफाकी वज़रा में कुछ तब्दीलियां लग रही हैं, और अगर लग रही हैं तो कौन कौन सी वजारतें आपको चेंज होती नजर आ रही हैं? और इसके साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा कि जो हुकूमती इत्तेहादियों में इक़्तिदार की कशमकश चल रही है, जरदारी बामुकाबला मुस्लिम लीग नून, तो फिर क्या शहबाज शरीफ साहब तब्दील होने जा रहे हैं? असल कहानी क्या है इस्लामाबाद की, मोहसिन बेग साहब? बट साहब ऐसी कोई चीज होने नहीं जा रही। अगर कोई मिनिस्ट्री चेंज हुई तो औरंगजेब साहब की होगी और इसके लिए आपको नई जो है वो टीम तश्कील देनी पड़ेगी अंडर द न्यू वजीर खजाना। जहां तक आपने बात की जरदारी साहब की, मुस्लिम लीग की, कोई चीज नहीं चल रही। बिलीव कीजिए पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी जमात है, वो उन्हीं के साथ रहेगी। थोड़ा सा लोग जो अपने कोई मसाइल कोई चीजें उसके वो चलते रहेंगे, वो चलते रहते हैं, लेकिन कोई मेजर शिफ्ट आपको नजर नहीं आएगी। और प्राइम मिनिस्टर भी यही रहेंगे अगले इलेक्शन तक। और इलेक्शन अगर टाइम पे होते हैं तो मेरे ख्याल में अगली हुकूमत भी इसी पैटर्न पे बन जाएगी। आपने तो अगला नक्शा भी पेश कर दिया। बट सर आई एम श्योर आपके ये अहम सियासी हलकों में बैठके भी होती होंगी, ये लोग आपको मिलते भी होंगे। तो जब आप लोगों की जानिब से रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कोई हालात को बेहतर बनाने के लिए, जैसे आपने बोला कि जो सियासतदान है या जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो टैक्स से इस्तिस्ना भी ले लेते हैं और कोई पाकिस्तान के बारे में कोई इतना सीरियसली सोचता भी नहीं है। आज आके सैलरी क्लास है या बिजनेसमैन है, इन लोगों ने टैक्स देना और इन्हीं से निचोड़े होते हैं। तो कोई इनको मशवरा, कोई हुकूमत को, कोई कि किस तरीके से आप सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। अब 500 के करीब एक लीटर फ्यूल जब होगा तो आवाम तो बहुत बुरे तरीके से महंगाई में बुरी तरह चक्की में पिसी हुई है। और अगले बजट में अगर नए टैक्सेस लगेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? देखिए मैं फिजा थोड़ा सा जवाब लंबा हो जाएगा लेकिन आप सुन लीजिए। बेसिकली जो मायूसी है
बिजनेसमैनों में, इंडस्ट्रियलिस्ट में और ओवरऑल अवाम में और हमारे यंगस्टर्स में, जब उनको इस माशरे में इंसाफ नहीं मिलता, इस माशरे में उनको जॉब्स नहीं मिलती, मेरिट पे उनको कोई चीज़ मिलने की तवक्को नहीं रहती, वो मायूस हो चुके हैं इस पूरे सिस्टम और निज़ाम से। इसीलिए लोग माइग्रेशन भी करते हैं और सरमायादार अपना सरमाया, बिजनेसमैन यहाँ चीज़ें बेच के बाहर लेके जाता है और वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि वहाँ बहुत से ममालिक में ये जो टैक्स पाकिस्तान में IFBR और गवर्नमेंट ने लगाया, इट ऑलमोस्ट 50+%। तो इतना हैवी टैक्सेशन में आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो लोगों में जो मायूसी है वो फैल रही है, जो कि एक बात नहीं है किसी भी मुल्क के बारे में। उसके नौजवान या उसका बिजनेसमैन या उसकी आवाम मायूस हो जाए इस पूरे निज़ाम से, तो उसके ऊपर सोचने के लिए हुक्मरानों के पास वक्त नहीं है, और कोई थिंक टैंक ऐसा नहीं है जो इनको कहे कि ये जितनी जल्दी आप बेहतर कर सकते हैं कर लें, क्योंकि वक्त गुजर गया और वक्त बड़ा स्पीड से गुजर रहा है। तो मैं इनको ये कहना चाह रहा हूँ अपने हुक्मरान तबके को कि खुदा के लिए कुछ ऐसा बेहतर कीजिए। ये मुल्क बड़ा शानदार है, इस मुल्क में बहुत टैलेंट मौजूद है, इस मुल्क में बहुत हिम्मत मौजूद है। ये मुल्क 2-3 साल में अपने पांव पे खड़ा हो सकता है। फिजा ब्रेक पे जा रही है और मेरा एक सवाल आपसे रह गया, काइंडली अजरा करम वो बताते जाए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे पर गए हैं, क्यों गए हैं, क्या लेने गए हैं, और क्या इसका तल्लक 14 अगस्त की परेड के साथ है, कोई खुशखबरी है? तो मोहसिन बेग साहब मेहरबानी फरमाएं। देखिए, ये इंटरनेशनली बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है पाकिस्तान के लिए भी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी। चाइना हमारा इत्तेहादी है, इससे पहले अमेरिकन वहाँ गए, रशियंस वहाँ गए, प्रेसिडेंट ट्रंप और रशियन पुतिन, अब हम लोग हैं वहाँ पे। इसको पाकिस्तान के बेनिफिशियल में ही आप देखिए, और इसका बड़े ज़बरदस्त जो मौका है पाकिस्तान को, जो एलिवेशन मिली है उसके तहत ये हमारे देखें, लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरी दुनिया में। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं करवा सकते तो वो हमारी ही नालायकी समझ लीजिए, अदरवाइज दुनिया आपके साथ चलने के लिए इस वक्त तैयार है।